Hi guys, myself Rohat Mittal, and I cleared my CA final examinations in November 2019. And in this video, I'm here to tell you how to prepare your CA final SFM syllabus in the 4 or 5 months which you will get in your study leaves. So before I just begin, I want to tell you that I secured 68 marks in CA final SFM, and I took coachings from Sanjay Saraf sir. So let's just begin. सो टू बिगिन विद मैंने क्या किया था, मैंने SFM के समरी चार्ट्स बनाए थे। उन समरी चार्ट्स के अंदर एक स्पेशल बात ये थी कि मैंने उसके अंदर सिर्फ खाली फॉर्मूलेज नहीं लिखे थे, क्योंकि जितने भी समरी चार्ट्स मैंने देखे थे अपने टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, तो उन पे ये था कि वो सिर्फ फॉर्मूलेज को एक जगह जॉट डाउन कर दिया और वो बच्चों को पकड़ा दिया, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने क्या किया था, समरी चार्ट्स के अंदर अपने फॉर्मूलेज जो थे वो तो लिखे ही थे, साथ में मैंने कंसेप्ट भी लिखे थे। हर एक चैप्टर जो था वो कुछ टॉपिक्स के अंदर डिवाइडेड था, और हर एक टॉपिक के लिए मैंने स्टेप्स नोट डाउन किए थे कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा। उससे क्या होता है कि आप जब उस टॉपिक को रिवाइज करने पे आते हो तो आपको वो टॉपिक अच्छी तरह से रिवाइज हो जाता है उसी चार्ट के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप फॉरेक्स का चैप्टर कर रहे हो, तो फॉरेक्स चैप्टर के अंदर अगर हेजिंग की बात करें तो पहले स्टेप 1 के अंदर मैंने लिखा कि हमें बाय करना है या सेल करना है, तो बाय और सेल कैसे डिसाइड होगा, पहले मैंने वो लिखा। स्टेप 2 के अंदर मैंने लिखा कि अगर आपको बाय और सेल करना है तो कितने आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल करना है, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया। स्टेप 3 के अंदर फिर उसके बाद उसको कैसे मैंने हेज किया, तो उसके लिए क्या करना है, अगर अनहेज्ड पोर्शन रह जाता है तो उसको फिर कैसे करेंगे, तो एक स्टेप के फॉर्म के थ्रू मैंने उसको लिख दिया था अपने चार्ट्स के अंदर, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। सेकेंडली मैंने अपने चार्ट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कर लिए थे, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मेरे को जब मैं चार्ट्स दोबारा पढ़ूंगा तो उन क्वेश्चंस को रेफर कर लूँगा, ताकि मेरे को एक होल्ड आ जाए, ग्रिप आ जाए उस चैप्टर के ऊपर। तो ये चीज़ मैंने अपने चार्ट्स के साथ की थी। एंड दूसरी चीज़, मैंने संजय सराफ सर का मटेरियल पढ़ा था, बट संजय सराफ सर का मटेरियल पढ़ने से पहले मैंने उसको क्रॉस टेली कर लिया था अपनी स्टडी मटेरियल से, RTP से और MTP से और पास्ट ईयर क्वेश्चन से। सो मुझे ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे संजय सराफ सर की बुक में थे, तो उनको रिलाय करके मैंने संजय सराफ सर की बुक पर पढ़ा। नेक्स्ट मैंने उसके बाद RTPs करी थी और MTPs करी थी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस करे थे, एटलीस्ट पिछले 2 अटैम्प्ट्स के। वो मैंने कोशिश किए थे कि मैं पिछले 2 अटैम्प्ट्स को तो कम से कम कवर करके जाऊँ। सो बेसिकली ये तो था मेरा कि मैंने अपनी कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या पढ़ा और मैंने कैसे कैसे पढ़ा। एक चीज़ मैंने इंश्योर करी कि मेरे जो जितने भी चार्ट्स थे, मेरे जो मैं चार्ट्स अपने बना रहा हूँ वो मेरे मास्टर चार्ट है। उनको मेरे को लास्ट के 1.5 दिन में, जो मेरे को लास्ट का 1.5 दिन मिलता है, मेरे को अपने चार्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि सारे कंसेप्ट, सारे स्टेप्स, सारे फॉर्मूलेज और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी चार्ट्स के अंदर मेरे को मिल जाए। तो इस तरह से मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाई थी मैंने अपनी। सो कमिंग ऑन टू फर्स्ट रिवीजन में मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपने चार्ट्स प्रिपेयर किए थे। चार्ट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस थे जो संजय सराफ सर के क्लास वर्क क्वेश्चंस थे प्लस होमवर्क क्वेश्चंस थे, वो मैंने दोनों के दोनों किए थे। हाँ, कुछ क्लास वर्क क्वेश्चंस के, सारे क्लास वर्क क्वेश्चन के उन्होंने सोल्यूशन करा रखे थे, बट कुछ होमवर्क क्वेश्चन थे जो मेरे को सोल्यूशंस नहीं मिले थे, वो उनकी वेबसाइट पर जाके आप देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ से मैंने किया था क्लास वर्क क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस मैंने कर लिए, चार्ट्स मैंने बना लिए, और मेरे को एक तरह से एक ग्रिप आ गया कि हाँ भाई, अगर कल को मेरे को कुछ सेकंड डिवीजन में करना हो तो मैं उन चार्ट्स के थ्रू सब कुछ कर सकता हूँ। सो इस तरह से मैंने 15 दिन लगाए थे। 15 दिन के अंदर मेरी फर्स्ट रिवीजन हो गई थी, जिसमें मैक्सिमम टाइम मेरा चार्ट्स को प्रिपेयर करने में लगा था, और इस तरह से मैंने अपनी फर्स्ट रिवीजन करी। बट कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट डिवीजन करने के बाद बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था जब मैं फर्स्ट डिवीजन करने के बाद मैंने देखा कि मैं चीज़ों को भूलने लग गया हूँ। तो बट ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मतलब जब आप सेकंड डिवीजन करते हो तो तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरह से बूस्टअप होता है, सो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेकेंडली मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, कई बच्चे होते हैं जो थ्योरी टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ जाते हैं। मेरी नज़र में वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि थ्योरी एटलीस्ट 20 to 30 मार्क्स की थ्योरी आती है आपके पेपर्स में, एंड जो 20 to 30 मार्क्स की थ्योरी है, मैंने पर्सनली उसको 3 घंटे के अंदर कवर कर लिया था। क्यों किया 3 घंटे के अंदर कवर, कैसे हो पाया? इसलिए हो पाया क्योंकि आपको भी पता होगा ICN ने बहुत सारे टॉपिक्स थ्योरी के डिलीट कर दिए हैं अपने सिलेबस से, तो इसलिए 3 घंटे के अंदर, नहीं तो मैक्सिमम आप 4 घंटे के अंदर पूरी थ्योरी कवर कर सकते हो। सो इसलिए थ्योरी को तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, वो आप बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे अपने साथ। अगर आपको 3 घंटे के अंदर 30 मार्क्स मिल रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है, मेरा ये मानना है। तो इसलिए थ्योरी को आप छोड़ के मत जाओ, थ्योरी भी करो और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करो, जितना पॉसिबल हो सकता है अपने हाथ से सॉल्व करो, कैलकुलेटर पे मत करो। फर्स्ट डिवीजन एटलीस्ट अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करने में ज़्यादा भलाई है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट डिवीजन करी थी।
देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट रिवीजन। सो नेक्स्ट रिवीजन के टाइम पे मैंने क्या किया था, जो मैंने फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए थे, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने सेकंड रिवीजन के टाइम पे उठाया। और मैंने इस बार ये इंश्योर किया था कि मैं हाथ से सॉल्व ना करूँ, कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करूँ। तो सेकंड रिवीजन के टाइम पे मैंने एक तो ये काम किया था। उसके बाद वो चार्ट्स को मैंने थोड़ा और उसके ऊपर थोड़ी कमांड और बढ़ाई। चार्ट्स के अंदर कुछ सेकंड रिवीजन टाइम पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और निकल के आए थे जो मेरे को चार्ट्स के अंदर इंकॉर्पोरेट करने पड़े, तो मैंने उसको इंकॉर्पोरेट किया। ये इंश्योर किया कि मेरे चार्ट्स मेरे मास्टर हैं और उसी के बेसिस पर मुझे सब कुछ करना है। सो नेक्स्ट रिवीजन जब मैंने करी तो नेक्स्ट रिवीजन करने में मुझे लग गया 7 से 8 दिन। फर्स्ट रिवीजन मेरी हुई थी 15 दिनों के अंदर, सेकंड रिवीजन मेरी हुई 7 से 8 दिन के अंदर, और इस तरह से मैंने नेक्स्ट रिवीजन करी। नेक्स्ट रिवीजन के अंदर सारे क्वेश्चंस आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस आपने फर्स्ट डिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे थे उन्हीं को करो आप, वही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इतना टाइम होता भी नहीं, आपको और सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम देना होता है। सो इसलिए इस बेसिस पर मैंने अपना सेकंड डिवीजन किया। और देन उसके बाद मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि भाई मेरी फर्स्ट डिवीजन हो गई है, सेकंड डिवीजन हो गई है, मेरे को अच्छा होल्ड भी आ गया सब्जेक्ट के ऊपर, सब चीज़ हो गई है, अब मैं अपने आप को टेस्ट करने की बारी थी मेरी। तो मैंने एग्ज़ाम से जस्ट 20-25 दिन पहले मैंने RTPs और MTP सॉल्व करी थी, दो अटैम्प्ट की एटलीस्ट, और पास ईयर क्वेश्चंस भी। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं था पर्टिकुलरली कि मैं 3 घंटे का पूरा एग्ज़ाम बैठ के लिखूँ घर पे। सो इसलिए मैंने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया था, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था कि भाई मैं 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर लिख सकता हूँ, ऐसा अगर मेरा कॉन्फिडेंस है तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। बट किसी किसी बच्चे पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको ये लगता है कि वो 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए सजेस्टेड है कि वो आप अपना 3 घंटे का पूरा पेपर बैठ के सॉल्व करो, एटलीस्ट एक पेपर बैठ के सॉल्व करो। बट मेरे केस में ये था कि मेरे को अभी तक टचवुड ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरा कोई पेपर छोटा हो, तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू किया और उसी के बेसिस पर मैंने सिर्फ कैलकुलेटर पे ही सॉल्व किए थे। 2 अटैम्प्ट्स के RTP और 2 अटैम्प्ट्स के MTP, उसमें मेरे को अच्छा स्कोर आ गया था, तो मेरे को फिर लगा कि ठीक है अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपना RTP और MTP और पास्ट ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। अब कमिंग ऑन टू लास्ट के 1.5 दिन जो आपको एग्जाम्स में मिलते हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए। मैंने जैसा आपको पहले बताया, मेरा मेन फोकस था चार्ट्स के ऊपर। मेरे चार्ट्स मेरा हथियार थे एक तरह से, उन चार्ट्स को ही मैंने लास्ट के 1.5 दिन के अंदर कवर अप किया। उसके बाद उन चार्ट्स को जैसे मैंने कवर अप किया, वो तो एक तरह से पूरा ओवरव्यू हो गया सब चीज़ों का। उसमें मैंने सारे भी जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने चार्ट्स के अंदर मार्क कर रखे थे वो सब भी मैंने देख लिए। उसके बाद कुछ सेकंड डिवीजन के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आए थे, उनको मैंने देख लिया था लास्ट के 1.5 दिन के अंदर। तो मैंने बेसिकली ये किया। दूसरा जो थ्योरी क्वेश्चंस थे, जो थोड़ा रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस थे थ्योरी के अंदर भी, वो भी मैंने अपने लास्ट के 1.5 दिन के अंदर ये कोशिश की कि जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम डे पर सुबह सुबह उठकर मैं थ्योरी क्वेश्चंस को कर जाऊँ। उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं, जो अगर आप संजय सराफ सर के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप संजय सराफ सर के स्टूडेंट्स नहीं भी हो तो भी आपको ये चीज़ पता होगी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ICA के हिसाब से कुछ और होते हैं, बट एक्चुअली उनका आंसर कुछ और होता है। मेरा सजेशन ये है, आप उन क्वेश्चंस को पहले ही मार्क करके रख लो और जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन एग्ज़ाम डे के दिन आप उन क्वेश्चंस को करके जाओ। मैं पर्सनली मैंने भी ऐसे किया था। जितने भी एम्बिगुअस क्वेश्चंस थे मैंने संजय सराफ सर के एग्ज़ाम डे वाले दिन 1 घंटा निकाल के मैंने उनको किया था, और ये चीज़ देखी गई है कि काफ़ी एम्बिगुअस क्वेश्चंस जो थे वो कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। हमारे नवंबर 19 एग्जाम में भी मेरे को एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद है जो एम्बिगुअस क्वेश्चन का ही था और आया था। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि जितने भी एम्बिगुअस क्वेश्चंस हैं, अगर आप संजय सराफ सर की बुक्स पर संजय सराफ सर से कोचिंग ले रहे हो तो आप उनके कोचिंग्स के बेसिस पर जो भी एम्बिगुअस क्वेश्चंस मार्क करा रखे हैं आप उनको देख लो। अगर आप उनसे कोचिंग नहीं ले रहे तो आप खुद से एम्बिगुअस क्वेश्चंस मार्क कर लो और एग्जाम डे वाले दिन देख लो। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग थ्योरी को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि थ्योरी क्या नाम है 20 से 30 मार्क्स की आती है और आप 3 घंटे के अंदर पूरी थ्योरी कवर कर सकते हैं, तो इसलिए आप थ्योरी को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। दूसरा जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हो सकता है तो आप फॉर्मूलेस को टाइम टू टाइम रिवाइज करिए, तो आपकी बेटर रिटेंशन इसके हो पाएगी। एंड तीसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि इस टाइम जैसे आप सबको पता है कि कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इंडिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, तो उस चक्कर में आपके एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन्ड हो गए हैं। सो मैं देख रहा हूँ आसपास मेरे काफ़ी दोस्त यार ऐसे हैं जो इनका अटैम्प्ट May 20 में है, बट वो काफ़ी लेथार्जिक हो गए हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत पोस्टपोन्ड हो गए। 19 जून से अब एग्ज़ाम्स शेड्यूल हो रहे हैं, तो इस चक्कर में क्या है, लोग बहुत लेथार्जिक हो रहे हैं, वो बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम आप इसको यूटिलाइज़ करिए। अगर आप एग्जामिशंस के लिए प्लान नहीं कर रहे थे तो आप एग्जामिशंस के लिए प्लान करो,
और इस टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ करो। आपको भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं 1.5 महीने बाद शेड्यूल हुए हैं, तो आप प्लान ये करो कि आप एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के अंदर अब एग्जामिशंस के लिए टारगेट करो। तो अगर आप एग्जामिशन नहीं भी आ पाएगी, उससे क्या होगा, आप अगर एग्जामिशन नहीं भी ला पाओगे तो भी आपके एटलीस्ट ये होगा कि आप 40 to 50 मार्क्स आराम से स्कोर कर पा रहे हो। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करो, ना कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक। ये 1.5 महीने बाद भी चल सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं है। आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करो। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि मैंने अपने सारे ऑब्जर्वेशंस और सारी मेरी जितनी भी थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है जो अभी अनरिजॉल्व रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।